दोस्तों आज हमारे साथ हैं निशांत कपूर, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2018 में 602 आउट ऑफ 700 स्कोर किया है और उनको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है और साथ ही साथ ये उनकी ड्रीम जॉब भी थी। तो आज उनसे हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं। ये एक छोटी सी वीडियो होगी और अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट से बताइएगा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डिटेल इंटरेक्शन लेके आए हमारे लिए। तो निशांत भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कोरोना के टाइम में सेफ से होंगे और जो भी क्वेश्चंस है एस्पायरेंट्स के उनमें जो कि मैं लेके आया हूं उसका आप आंसर करोगे और जिससे कि एस्पायरेंट्स की हेल्प होगी। हाँ विशल भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताओ आप कैसे हैं? और आई होप कि हमारा जो आज का इंटरेक्शन है ये बहुत अच्छा जाए और एस्पिरेंट्स को फ़ायदा मिले हमारे इस इंटरेक्शन से। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे कि आप एक बीटेक होल्डर हैं, तो बीटेक करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, तो आपने एसएससी सीजीएल ही क्यों चूज़ किया? और अब जब आप एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट हो चुके हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बन चुके हो, तो अब आपने क्या प्लान कर रखा है एस्पायरेंट्स को हेल्प करने के लिए? बीटेक करने के बाद मुझे 2 से 3 रास्ते दिख रहे थे। एक रास्ता तो ये दिख रहा था कि प्राइवेट जॉब करूं, एक रास्ता दिख रहा था कि बीटेक के बाद जो उसी फील्ड की गवर्नमेंट जॉब होती है वो करूं। लेकिन जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करी थी तो उस फील्ड में ना गवर्नमेंट जॉब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। और अगर मैं प्राइवेट में जाने की सोचूं तो प्राइवेट में क्या है, बहुत ही बुरा हाल है। आप सब लोगों को पता है आजकल क्या चल रहा है। जाने का टाइम तो है आपका, वापस आने का कोई टाइम है नहीं। और जॉब सिक्योरिटी का तो ये ऐसा हाल है वहाँ कि ये नहीं पता कि मैं आज तो जा रहा हूँ ऑफिस, लेकिन कल पता नहीं मैं जाऊँगा भी या नहीं जाऊँगा। तो ये सब सोचते हुए जो मुझे बेस्ट और नियरेस्ट ऑप्शन दिखा वो दिखा एसएससी सीजीएल का। हाँ, मैं मानता हूँ कि एसएससी सीजीएल में थोड़ा सा कंपटीशन है, थोड़ा सा समय लगता है, पेशेंस भी चाहिए। लेकिन देखो, अगर आप सब अपने बड़ों की गाइडेंस से और बड़ों के आशीर्वाद से करोगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। तो इसलिए ये सब सोचते हुए मैंने एसएससी सीजीएल की तरफ मूव किया। और अगर बात करूँ बाकी एस्पिरेंट्स को हेल्प करने की, तो वो मैं पहले भी करता था। कोविड से पहले मैं क्लासेस लेता था, अपने घर पे फ्री क्लासेस भी लेता था। कोविड के बाद वो मैंने बंद कर दी थी। अब जैसे सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के बाद मैं और कॉन्फिडेंटली और एक अच्छे पेस से लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। तो उसी के लिए मैंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया, मास्टर जी नाम का। उस चैनल पे मैं सब कुछ सारी चैप्टर वाइज वगैरह सब कुछ पोस्ट करूँगा। जैसे कि एक नॉर्मल ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, और बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब मैं उसमें करूँगा। और अगर कोई बुक वगैरह अफोर्ड नहीं भी कर पा रहा, स्टडी मटेरियल अफोर्ड नहीं भी कर पा रहा, तो मैं उनको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा अगला सवाल ये है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है, पर्टिकुलरली 10th और 12th? और जैसा कि कहा जाता है कि जो बीटेक होल्डर्स होते हैं उनको एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में एक एज मिल जाता है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं? और अगर मिलता है तो कितना मिलता है, कैसे मिलता है? एकेडमिक बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही बहुत एजुकेटेड हैं और बचपन से ही उन्होंने मुझे मेरा जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। और 10th तक तो अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था और 10th में मैंने 10 CGPA भी स्कोर किया था। 11th-12th में जाके थोड़ा सा पढ़ाई से मन भटक गया था, लेकिन फिर भी एक डिसेंट स्कोर कर पाया था। 12th में 89% आए थे। और नॉन मेडिकल थी तो नॉन मेडिकल के बाद बीटेक के लिए ऑप्ट किया। और फिर कॉलेज में जाने के बाद तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, और कॉलेज में भी स्पेशली बीटेक में जाने के बाद वहाँ तो बिल्कुल ही पढ़ाई करने का मन वगैरह बिल्कुल भटक गया था कि मतलब कुछ ऐसा पढ़ाई हो नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी इतना मैनेज कर लेते थे कि आज तक कभी सप्ली नहीं आई, कभी बैकलॉग नहीं आई और 1 गो में ही क्लियर हो गया। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि बीटेक करने से इन एग्ज़ाम्स में आपको बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, आपको फ़ायदा मिलता है कुछ हद तक। लेकिन ये कैसे मिलता है फ़ायदा, ये किसी ने नहीं बताया और कोई नहीं बताता। ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर देखो इंग्लिश लें तो इंग्लिश जो है वो कोई बीटेक में कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो होता ही नहीं। तो जितना एक बीटेक वाले को इंग्लिश आनी चाहिए उतनी ही एक दूसरी ग्रेजुएशन वाले को भी आएगी। अब अगर जीके जीएस की बात करें तो वो भी बीटेक में तो कुछ ऐसा होता नहीं, तो उसमें भी एक नॉर्मल ग्रेजुएशन का बच्चा, दूसरी ग्रेजुएशन का और बीटेक का बच्चा सेम ही है। मैथ्स और रीजनिंग में भी कोई ऐसे सेम उस टाइप के क्वेश्चन तो होते हैं नहीं। हाँ, बीटेक में मैथ्स होती है लेकिन वो एक अलग टाइप की, अलग लेवल की मैथ्स होती है। तो अब देखो फ़ायदा कहाँ मिलता है और किस टाइप का फ़ायदा मिलता है। जो एक बीटेक का स्टूडेंट होता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से सीख जाता है। एक टाइम मैनेजमेंट और एक लॉजिकल थिंकिंग, ये 2 चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। क्योंकि जो बीटेक में एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वही है कि कम समय में पढ़ के 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ के बच्चा पास होता है। तो उसको समय मैनेज करना आ जाता है कि कैसे मुझे कितना समय पढ़ाई को देना है, कितना एंटरटेनमेंट को देना है, कितना एक्टिविटीज़ को देना है, वो सब सीख जाता है। और इतनी वास्ट स्टडी होती है, इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तो उससे आपकी रीडिंग स्किल्स और आपकी लॉजिकल थिंकिंग ये बढ़ जाती है। क्योंकि मतलब वास्ट पढ़ के और जो क्वेश्चन आया वो अलग टाइप का आया, तो उससे थोड़ा थोड़ा टच करके आंसर लिखना, तो लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ गई।
तो मेन यही आपकी टाइम मैनेजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, जिससे आपको हेल्प मिलती है इन एग्जाम्स में, और काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। अगला सवाल मेरा ये है कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो ऑब्वियसली कोई एक पोर्शन होगा जो आपका वीक होगा, तो पोर्शन कौन सा था जो कि आपका वीक था और उसको आपने इंप्रूव करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से? जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ समझाई थी और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत काम आई। उन्होंने मुझे कहा कि देख, जो एक चेन होती है ना, एक लोहे की चेन होती है, उस चेन की स्ट्रेंथ तुझे पता है कितनी होती है? उस चेन की स्ट्रेंथ वो नहीं होती जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, जो उस चेन का सबसे वीक पॉइंट होगा, जो उसकी सबसे वीक कड़ी होगी ना, एक्चुअल में वो उसकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर हथौड़ा मारा, उस वीक कड़ी पे मार दिया और वो कड़ी टूट गई तो पूरी चेन ही टूट गई। तो जो आपका वीक पॉइंट है ना, आप समझो कि वो आप उतने कैपेबल हो, तो अपने वीक पॉइंट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर वीक सब्जेक्ट की बात करूँ मैं अपनी, तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में मुझे वैसे बोलने में, इंग्लिश समझने में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जो इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स और वोकेबलरी होती है ना, उसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी। उस पर मैंने काम किया और बहुत काम किया, और अब अगर आप देखोगे ना, तो मेरे हर स्टेप पे सबसे ज़्यादा मैं इंग्लिश में ही स्कोर कर पाया, और वही मेरी गेम चेंजर बनी। लोग कहते हैं ना कि मैथ्स गेम चेंजर होती है, मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश गेम चेंजर होती है। आपको इंग्लिश को भी उतना ही समय और उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी मैथ्स को देनी है। तो भाई मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास वक्त की कमी होगी, इसलिए मैं जल्दी से 2 क्वेश्चन एक में ही मिला के आपसे पूछ लेता हूँ। लक और हार्ड वर्क, ये दोनों का जो इंपॉर्टेंस है या इन दोनों का जो बैलेंस है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है आजकल के एस्पायरेंट्स के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क ही मैटर करती है, या अगर लक का इंपॉर्टेंस है तो कितना है? इसके बारे में आप जरूर बातें बताएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम लोग, पढ़ाई सब कोई करता है, सब कोई एफर्ट करता है, एक रूटीन से हार्डवर्क करता है या फिर अपना एफर्ट पुट करता है, लेकिन एग्जाम के दिन जब आप एग्जाम हॉल के पास पहुंचते हो, तो उस टाइम आप में जो नर्वसनेस होती है, उसके वजह से क्या होता है कि आप अपना टेम्परामेंट, अपना कूल लूज कर देते हो, और एग्जामिनेशन हॉल में जैसा आपको परफॉर्म करना चाहिए अपने टैलेंट के हिसाब से, उतना आप ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे ताकि वो भी अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्म कर पाए? जो लोग ये कहते हैं ना कि लक कुछ नहीं होता और हार्डवर्क ही सब कुछ होता है, मैं उन लोगों से डिसएग्री करता हूँ। देखो, हार्डवर्क तो आपको चाहिए ही चाहिए, हार्डवर्क तो ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं लक भी चाहिए। जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इनमें मेरा ये मानना है कि 80 से 90% तो आपका हार्डवर्क है, बाकी 10 से 20% आप लक पे डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन हाँ, लक भी उन्हीं का अच्छा होता है और लक भी उन्हीं का काम होता है जिन्होंने हार्डवर्क किया होता है, उन्हीं के काम आएगा लक। अब इसमें देखो, अगर हम देखें कितनी अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन आजकल आ गया है, नॉर्मलाइज कर देते हैं स्कोर, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कुछ फ़र्क रह जाता है, वो सेम बात नहीं रह पाती। और आपने जो जीके का एग्जांपल दिया, वो आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। देखो, जीके में क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे ने 2 पेज पढ़े और उन्हीं 2 पेज में से 4 क्वेश्चन आ गए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे ने 100 पेज पढ़े और उन 100 पेज में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो लक मैटर करता है, लेकिन हार्ड वर्क करोगे तभी वो लक आपके काम आएगा। और अगर देखो प्रिपरेशन की बात करें, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि प्रिपरेशन करी, पीक पे पहुंचे और छोड़ दी। मैं वही बात बार बार समझाता हूं कि वो आपको नहीं करना, आपको उसके बाद अपनी तैयारी करनी है और स्ट्रॉन्ग करनी है। पीक पे पहुंचने के बाद उसको मेंटेन रखना है। आप मॉक टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और मॉक टेस्ट में देखो जितना अच्छा आपका स्कोर आएगा ना, उतना आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जितने आप कॉन्फिडेंट होगे उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि आपका जो नर्वसनेस का फैक्टर होगा ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाओ। तो थैंक यू निशांत भाई अपने एक्सपीरियंसेस एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें डेफिनेटली हेल्प हुई होगी। और आपके पास फिलहाल तो वक्त की कमी है, लेकिन आने वाले वक्त में हम लोग डिटेल इंटरेक्शन करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही निशांत भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है मास्टर जी करके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप उनसे कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो भी आप क्लियर कर सकते हैं वहाँ से। और अपने यूट्यूब चैनल पर ये मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, और काफ़ी सारे और टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।